Assalamualaikum students, दिस इज मोहम्मद सुलेमान योर एप्टीट्यूड टीचर। तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो के अंदर जो है हम लोगों ने 75 तक एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे एनईडी के पास पेपर के 2021 के। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको 76 से लेकर जो है 100 तक एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। जिस बच्चों ने जो है मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप जो है वो वीडियोस लास्ट में देखें। तो ये वीडियोस जो है आपके राउंड 2 के टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस है, तो आपने इनको लास्ट में देखना है। तो एमसीक्यू से हमारे पास क्या है, इन अ सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। बेटा इस एमसीक्यू के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है, उसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि सेमीकंडक्टर का जो है आपने बताना है कि एनर्जी गैप जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में कैसा होता है। तो बेटा आप अपने पास नोट कर लो, सेमीकंडक्टर के अंदर जो है जो एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में वो नैरो होता है। क्या होता है? नैरो होता है। ये कब होगा आपके पास? जब आपके पास सेमीकंडक्टर का केस होगा। लेकिन अगर यहाँ पर सवाल को चेंज करता है, सवाल में बोला जाता है कि भाई इंसुलेटर की बात की जाती है, तो आपको पता है कि इंसुलेटर के अंदर गैप कितना होता है? इंसुलेटर के अंदर गैप जो है बहुत ज्यादा होता है, वाइड गैप होता है। तो आपके पास जो है उस टाइम वाइड का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर एमसीक्यू को थोड़ा सा और चेंज करता है, अब बात कर लेते हैं वो कंडक्टर की, सेमीकंडक्टर नहीं सिर्फ कंडक्टर की बात कर रहा है, तो बेटा कंडक्टर के अंदर जो है आपके पास गैप होता ही नहीं है, एनर्जी गैप आपके पास जीरो होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान। तो आपके पास नॉट प्रेजेंट कब आएगा? जब आपके पास कंडक्टर का जिक्र किया जाएगा। तो मैंने आपको तीनों केस समझा दिए, तो आपके लिए ये चीज जरूरी है कि आपसे वो क्या चीज पूछ रहा है तो आपने उसके मुताबिक जो है जवाब देना उसको। एमसीक्यू नंबर 77 हमारे पास क्या है, as time passes the rate of decay of radioactive element। भाई ये बोल रहा है कि अगर टाइम जो है आपका गुजरता जा रहा है, टाइम से आगे बढ़ रहा है, तो आपका जो रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वो क्या होगा, उसके ऊपर क्या फर्क आएगा। तो बेटा टाइम के साथ साथ जो है रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है डिक्रीज होता है। तो आपके पास जो है ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 78 एमसीक्यूज की बात करते हैं। बोल रहे कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि यूज की जाती है मेक द पाथ ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल्स विजिबल। तो बेटा उसके विजिबल के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसके पाथ को विजिबल बनाने के लिए वो विल्सन क्लाउड चैम्बर है। आपके पास जो है बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 79 एमसीक्यूज की बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है कि बोल रहा भाई आपको ए क्रॉस बी जो है जीरो के बराबर है और ए जो है बी के बराबर है। अब आप बताओ कि ये जो वेक्टर है ए और बी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे या फिर दोनों कंडीशन होंगी। ठीक है बेटा, इस एमसीक्यूज को आपने समझना है। देखो ए क्रॉस बी उसने आपको सवाल में बोला है जीरो के बराबर है। आपको पता है ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखो ए बी साइन थीटा किसके बराबर आ गया? जीरो के बराबर आ गया। अब देखो ए और बी तो जीरो के बराबर हो ही नहीं सकते क्योंकि ए और बी जो है आपस में बराबर है। अब बचता है आपके पास साइन थीटा। अब आप ऐसा एंगल पुट करो कि आपके पास आंसर जीरो आ जाए। अब साइन के साथ अगर हम लोग जीरो पुट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है? जीरो आता है। अगर आप साइन 90 पुट करते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो यहाँ पर आंसर क्या है? जीरो गिवन है, तो मतलब आपको एंगल क्या पुट करना पड़ेगा? 0 डिग्री पुट करना पड़ेगा। तो बेटा इस चीज से आपको क्या चीज समझ में आ रही है? जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो इनके दरमियान एंगल जो बनता है वो 0 डिग्री बनता है। तो यहाँ हमारे पास क्या एंगल बनना है? 0 डिग्री बनना है। तो इस वजह से जो है आपके पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि ये दो वेक्टर्स जो है आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। 80 एमसीक्यूज के ऊपर मूव करते हैं। आपको बोला जा रहा है कि भाई ए डॉट बी जो है जीरो के बराबर है। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि ए क्रॉस बी भी जो है वो भी जीरो के बराबर है। तो आपने क्या करना है, सवाल के अंदर आपको बोला जा रहा है भाई कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि यहाँ पर ट्रू होगी। तो बेटा पहले ए डॉट बी को यहाँ पर लिखते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। ए डॉट बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो और ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। बेटा अगर मैंने इस यहाँ पर एंगल पुट करके मैं इसको जीरो बनाता हूँ तो क्या मेरे पास मिस्टेक होती है, क्या मसला आता है, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा एंगल जो है 0 डिग्री है, जब एंगल मेरे पास 0 डिग्री आता है तो मैं यहाँ पर जब कॉस 0 में पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 1 के बराबर आता है। तो इसका मतलब ये कि ये तो 0 बन ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पर 0 डिग्री पुट करता हूँ तो ये मेरे पास जो है 0 बन जाता है। ठीक है, लेकिन जब मैं 90 डिग्री एंगल लेता हूँ तो 90 डिग्री के केस के अंदर मेरे पास यहाँ पर 0 आता है और यहाँ पर 0 नहीं आता। तो बेटा
कहने का मतलब ये हो कि आपके पास ये दो ऑप्शन जो है एंगल के बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपके पास डी वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब आपके पास आया, अगर आपके पास ए वेक्टर जो है जीरो के बराबर हो जाए, ठीक है, तो आपके पास ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे भी ऐसे ही, अगर आपके पास यहाँ पर ए जीरो के बराबर हो जाए तो आपके पास पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। इसी तरह आप बी को अगर जीरो कंसीडर करते हैं तो आपके पास जो है ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि या तो ए जीरो हो सकता है या तो बी जीरो हो सकता है। तो आपके पास जो है सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 81 एमसीक्यूज की बात करते हैं बेटा। आपको बोला जा रहा है कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है बताना है कि वो किस तरह प्लॉट होगा। तो बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ को जो है यहाँ पर मैं प्लॉट करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो है डिस्टेंस है, यहाँ पर मेरे पास टाइम है। आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन जो है प्लॉट होगी। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। आपके पास जो है सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे सवाल को वो चेंज करता है, सवाल में चेंजिंग क्या आती है कि आपको बोलता है कि अभी अब आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, अब आपके पास बात करता है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के दरमियान में। और आपको यहाँ पर चेंज करता है कि बोलता है भाई एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट हो गया। तो बेटा वेलोसिटी और टाइम का जब आप ग्राफ बनाओगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, तो आपके पास जो लाइन बन के आएगी वो भी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है बेटा। इन दोनों पॉइंट को अपने पास नोट कर लो। जब आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, इसका मतलब है आपकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इन दोनों पॉइंट्स को अपने पास नोट कर लो। अच्छा बेटा एक और सवाल मैं आपको यहाँ पर समझा दूं। अगर आपसे बोलते हैं कि वेलोसिटी जो है अब आपके पास कांस्टेंट है, आप जो है मुझे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बताओ, तो बेटा उस केस के अंदर क्या होता है कि वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो ग्राफ बनता है, आपके पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आती है। वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो आपको पता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये तीनों ग्राफ जो है मैंने आपको समझा दिए। 82 एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है न्यूटन फॉर्मूले की हेल्प से जो कैलकुलेट की जाएगी थी, तो उसका जो है आपने वैल्यू बतानी है, ठीक है बेटा। तो फॉर्मूला जो है सबसे पहले देख लेते हैं न्यूटन फॉर्मूले का क्या फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस डेंसिटी डिवाइड बाय रो, ठीक है बेटा। ये आपके पास फॉर्मूला था, आपने इस फॉर्मूले का यूज किया तो आपके पास जो है 280 मीटर पर सेकंड जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड निकल के आया था। तो बेटा इस फॉर्मूले से भी आपसे वो सवाल पूछ सकता है। सवाल क्या होगा कि आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है न्यूटन फॉर्मूले के अंदर किसके डायरेक्ट रिलेशन में होती है, तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस के जो है डायरेक्ट रिलेशन में होती है, ठीक है। अब इसी को जो है करेक्ट किया था किसने, लैपलास ने किया था, लैपलास ने, ठीक है। इसने करेक्शन की थी फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू है वो आपके पास ज्यादा होती है, जबकि यहाँ पर आपके पास जो आंसर आता है वो 280 मीटर पर सेकंड आ रहा था। तो इस वजह से जो है उसने फॉर्मूले में क्या चेंजिंग की थी कि उसने यहाँ पर बीटा की जगह पे जो है मॉडुलस की जगह पे क्या पुट किया था, गैमा और साथ में प्रेशर, ठीक है। और डिवाइड में क्या था, आपके पास रो था, ठीक है बेटा। ये उसने पुट किया था, तो उसके बाद जो आंसर निकल के आया था वो बहुत ज्यादा जो है करीब था। मतलब क्या आया था, 331 मीटर पर सेकंड जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड आया था लैपलास के फॉर्मूले से। जबकि आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या 332 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो इसमें तो बहुत ही ज्यादा एरर था। ये तो जब इसने लैपलास यूज किया तो उसके जो है वैल्यूज जो है बहुत ज्यादा नजदीक आई थी। तो आपको तमाम बताने की जरूरत ये थी कि आपके पास अगर इस तरह का एमसीक्यूज आता है तो आप उसको सॉल्व कर सके। 83 एमसीक्यूज की बात करते हैं बेटा। बोले कि अ बॉल इज मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, स्टेट द काइंड ऑफ एनर्जी। बेटा आपके पास जो एबीसी यहाँ पर गिवन है ना, आपने एबीसी तीनों के अंदर जो है बताना है कि किस जो है स्टेट के ऊपर कौन सी एनर्जी जो है प्रेजेंट होगी और कौन सी एनर्जी जो है प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है बेटा। ये आपके पास ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल, और यहाँ पे जो है आपके पास कोई एक हाइट पे है, ठीक है, ये कुछ हाइट पे, ठीक है। अगर इस हाइट से आप किसी भी चीज को जो है ड्रॉप करते हैं, बॉल ले ली मैंने, ठीक है बेटा। जब बॉल आपके पास इस वाली स्टेट पे थी, रेस्ट पे थी, यहाँ पर रेस्ट पे, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो के बराबर थी और पोटेंशियल एनर्जी जो है आपके पास कुछ ना कुछ थी, ठीक है बेटा। लेकिन जब आपने बॉल को ड्रॉप किया किसी सेंटर के पॉइंट के ऊपर, सेंटर पॉइंट के ऊपर जो है आपके पास, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी, हाइट की वजह से होगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्यों होगी कि आपकी जो बॉल है वो मूव कर रही है, वो
फ्री फॉल जो है डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो जब आपके पास मूव कर रही होती है तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है बेटा। लेकिन जब डाउनवर्ड पहुंच जाएगी, मतलब ग्राउंड लेवल पे आ जाएगी, अब आपके पास हाइट जो है जीरो के बराबर हो जाएगी। हाइट जीरो होने की वजह से जो है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी जीरो के बराबर हो जाएगा। जबकि आपके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है आपके पास कुछ ना कुछ होगी, ठीक है बेटा। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास कुछ ना कुछ होगी। अब यहाँ पर देखो भाई, क्या बोल रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है आपके पास, और मिडिल के अंदर क्या होता है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और ग्राउंड पे जो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आपको आई होप ये एमसीक्यू समझ में आया होगा। 84 एमसीक्यू की बात करते हैं बेटा। बोल रहा है कि मीन पोजीशन के ऊपर जो है काइनेटिक एनर्जी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर क्या होती है। तो बेटा इसको अपने पास नोट कर लो, काइनेटिक एनर्जी जो है आपके पास मैक्सिमम कब होती है, मीन पोजीशन के ऊपर। कब होती है, मीन पोजीशन के ऊपर। तो आपको अपनी बात का जवाब तो है मिल चुका कि भाई मैक्सिमम होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो आपसे पूछता एक्सट्रीम पोजीशन की बात करता, तो बेटा एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपके पास, जीरो के बराबर होती है। अगर वो यहीं पर आपसे पूछता पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो बेटा वहां पर केस जो है आपका रिवर्स होता है। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास मैक्सिमम कब होती है, एक्सट्रीम पे, और आपके पास जो है मिनिमम कब होगी, मीन के ऊपर, ठीक है बेटा। तो इनको अपने पास नोट कर लो पॉइंट को। 85 एमसीक्यूज की बात करते हैं। ये बोलता है कि भाई बॉयल्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर एन आइडियल गैस इन अ प्रोसेस। बेटा बॉयल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम इनवर्स 1/p, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और आपको ये पता है कि आइसोथर्मल के अंदर भी जो है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो आपके पास जो है ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर आप बाकी के दो ऑप्शंस देख रहे हैं कि भाई आइसोकोरिक और आइसोपेरिक। तो बेटा आपके जहन में ये सवाल है कि सर आइसोपेरिक के अंदर कौन सा प्रोसेस जो है होल्ड करता है। तो बेटा आपको पता आइसोकोरिक का क्या मतलब है, वॉल्यूम आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। और आइसोपेरिक में क्या होता है आपके पास, प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर आपको याद हो प्रेशर लॉ, तो प्रेशर लॉ में क्या था आपके पास, P मल्टीप्लाई बाय T। इसमें आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो मतलब प्रेशर लॉ जो है आइसोकोरिक को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आइसोबेरिक में क्या चीज आएगी, चार्ल्स लॉ के ऊपर आओ बेटा। चार्ल्स लॉ क्या होता है, V डायरेक्ट जो है टेम्परेचर, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो आपके पास जो है आइसोबेरिक जो है होल्ड करता है चार्ल्स लॉ को। तो मैंने आपको तीनों चीजें जो है समझा दी है। 86 एमसीक्यूज की बात करते हैं। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फाइंड करना है इन 1 कूलम। तो बेटा फॉर्मूला आप लोगों को ये याद भी होगा, मैं आपको फिर ही बता देता हूँ। Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। आपको यहाँ पर n फाइंड करना है, तो क्या होगा, n इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई E हो जाएगा। Q आपको जो है 1 कूलम के बराबर Q1 है, ठीक है। और E जो है आपके पास क्या होता है, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 होता है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 6.25 एक्सपोनेंट 18 जो है राइट आंसर आएगा। 87 हम उसी तरफ मूव करते हैं। आपको बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ प्लेट्स जो है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है कैपेसिटर के अंदर। तो बेटा फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, C इज इक्वल टू एरिया एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय T। तो एरिया अगर आप डबल कर रहे हो तो कैपेसिटर से क्या रिलेशन है इसके साथ, बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन के अंदर जब आप एक चीज बढ़ाते हो तो दूसरी भी जो है उतनी ही बढ़ती है। तो कैपेसिटर से आपके पास क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 88 एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर r एंड द फोकल लेंथ स्मॉल m। तो आपको बताना है। तो बेटा आपके पास एक फॉर्मूला था, वो क्या था, f इज इक्वल टू r डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, तो मतलब आपने 2 को वहां पे भेज दिया तो क्या हो जाएगा, 2f इज इक्वल टू r। तो आपके पास जो है बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 89 एमसीक्यूज की बात करते हैं। जब आप एसी जनरेटर को कन्वर्ट करते हो डीसी जनरेटर में, तो जो स्लिप रिंग होता है वो किस चीज से रिप्लेस किया जाता है। तो बेटा स्लिप रिंग जो है आपके पास कुछ इस तरह की शक्ल का होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपके पास वेव बननी होती है वो कुछ इस तरह की वेव बननी होती है, जिसमें अप और डाउन दोनों तरह की होती है, ठीक है। जब आप इसको रिप्लेस कर देते हो स्प्लिट रिंग से, स्प्लिट रिंग में क्या होता है कि आप जो है इसको ब्रेक करते हो इस तरह से, ठीक है। तो आपके पास अब जो वेव बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्लो में बनेगी, एक ही डायरेक्शन में बनेगी, पॉजिटिव वेव, सही है। तो ये आपके पास क्या हुआ, आपने जो है इसको स्प्लिट रिंग में कर दिया। यहाँ आपके पास एसी था और यहाँ पे जो आपके पास डीसी में कन्वर्ट हो चुका है।
90 एमसीक्यूज की बात करते हैं। A 500-ton solenoid develop an average induced voltage of 60 volt over what time interval must a flux change of 0.06 Weber अगर to produce such a voltage। तो बेटा पहले आपको एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं आपको लिख के दिखा दूं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके पास सवाल के अंदर n जो है नंबर ऑफ टन्स गिवन है 500 के बराबर, ठीक है। डेल्टा फाइव जो है आपके पास फ्लक्स चेंज 0.06 के बराबर जो है गिवन है। आपको टाइम जो है फाइंड करना है डेल्टा टी। आपके पास जो है यहाँ पर वोल्टेज जो है गिवन है 60 वोल्टेज, ठीक है। तो आप यहाँ से डेल्टा टी यहाँ से निकाल सकते हैं बिल्कुल आराम से। इसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, तो आपके पास 0.5 सेकंड जो है इसका आंसर आएगा। 91 एमसीक्यूज की बात करते हैं। बोला जा रहा है कि अभी आपके पास टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आपके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क आएगा। बेटा मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ पर इस चीज को जो है देखते नहीं है और इंक्रीज के ऊपर टिक लगा देते हैं। तो बेटा इस चीज को नोट करो, जब सेमीकंडक्टर की बात की जाएगी टेम्परेचर को आप ज्यादा करोगे तो आपकी रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपसे बात की जाए सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर की, तो कंडक्टर के केस में क्या होता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। तो आपने इन दोनों पॉइंट्स को अपने जहन के अंदर जो है रखना है। 92 एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। बोला जा रहा है कि पी एन जंक्शन डायोड वर्क एज एन इंसुलेटर इफ कनेक्टेड। तो बेटा आपके पास इंसुलेटर कब बिहेव करता है? जब आप पीएन जंक्शन को जो है रिवर्स वाइज के अंदर जो है कनेक्ट कर दो। तो बेटा रिवर्स में से क्या मतलब है कि आपके पास जो पी टाइप है वो कनेक्ट कर दी जाए नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप जो है पॉजिटिव से जो है कनेक्ट कर दी जाए। इस केस के अंदर क्या होता है? आपके पास नो करंट फ्लो, करंट जो है फ्लो नहीं करता, इस वजह से जो है वो इंसुलेटर की तरह जो है बिहेव कर रहा होता है। 93 एमसीक्यू की तरफ बात करते हैं। एज द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज रेज, मतलब बोल रहा है कि ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो गया है, तो वेवलेंथ जो है मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो किस तरफ शिफ्ट करेगी। तो बेटा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लैम्डा मैक्सिमम इनवर्स रिलेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वेवलेंथ जो होगी आपके पास शॉर्टर हो जाएगी। तो आपके पास बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 94 एमसीक्यू की बात करते हैं। A set of coordinates axis with respect to which measurement are made is called dash। तो बेटा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक्स वाई जेड जो आपके पास कोऑर्डिनेट होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर लिखा हुआ है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या आपके पास कब होता है? जब आपके पास वेलोसिटी जो है 0 के बराबर हो या फिर आपके पास वेलोसिटी जो है क्या हो? कांस्टेंट हो, ठीक है। और ये आपके पास कब होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब आपके पास एक्सेलरेशन जो है 0 के बराबर ना हो, मतलब कोई वैल्यू हो एक्सेलरेशन की, तब जो आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। 95 एमसीक्यूज की बात करते हैं। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम टू द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो बेटा इस एमसीक्यूज को आपने किस तरह सॉल्व करना है? एक फॉर्मूला है आर एन इज इक्वल टू एन का स्क्वायर और आर वन। आर एन जो है आपके पास क्या? एन की वैल्यू आपके पास थर्ड ऑर्बिट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर आर थ्री हो जाएगा इज इक्वल टू एन आपके पास क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर आर वन। आपने रेशियो निकालना है थर्ड और फर्स्ट ऑर्बिट का, तो आर थ्री अपॉन आर वन आ जाएगा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहाँ आपके पास क्या होगा? 1, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 9:1। तो आपके पास बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 96 एमसीक्यूज की बात करते हैं। If the sun radiates energy at the rate of 4 exponent 26 joule per second, आपको क्या फाइंड करना है? What is the rate at which its mass is decreasing? तो बेटा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए E is equal to mc स्क्वायर। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है एनर्जी एट द रेट, एनर्जी एट द रेट का मतलब है कि आप टाइम से डिवाइड करवाओ, तो आपने टाइम से डिवाइड करवा दिया। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? रेट एट विच इट्स मास, मतलब मास को भी रेट से डिवाइड मतलब टाइम से डिवाइड करवाओ, ठीक है। आपके पास ये चीज आ गई। आपको यहाँ पे जो है ई अपॉन टी गिवन है और सी की वैल्यू आपको जो है पता है क्या होती है? कांस्टेंट होती है 3 एक्सपोनेंट 8 के बराबर होती है, ठीक है। अब देखो ई अपॉन टी क्या होता है? ये आपके पास पावर होती है ई अपॉन टी, ठीक है, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम।
तो आपने जो है यहाँ पर क्या लिख दिया, पावर लिख दिया और सी स्क्वायर को जो है यहाँ पर डिवाइड करवा दिया, इज इक्वल टू m अपॉन टी आ गया। पावर की वैल्यू यहाँ पे आप लोग पुट करोगे 4 एक्सपोनेंट 26 पुट करोगे और यहाँ पर c जो है आप लोग 3 एक्सपोनेंट 8 का होल स्क्वायर लास्ट में लेना है बेटा, ठीक है। तो सॉल्व करोगे m अपॉन टी निकल के आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा इसके अंदर, आपके पास जो बी वाला ऑप्शन है 4.44 एक्सपोनेंट, ये जो आपके पास राइट आंसर होगा, ठीक है। आपने इसको खुद सॉल्व करना है। 97 एमसीक्यूज की बात करते हैं। बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम लाइज इन डैश। तो बेटा इस चीज को अपने पास नोट करना है आप लोगों ने कि जब आपसे बात की जाती है बाल्मर सीरीज की, तो आपके पास जो है विजिबल रीजन के अंदर जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाई कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से पूछता है कि लाइमन सीरीज की बात की जा रही है, तो लाइमन सीरीज के केस के अंदर आपके पास जो है अल्ट्रा वायलेट जो है स्पेक्ट्रम लाइट से बनती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर। इसी तरह अगर आपसे पूछता इंफ्रारेड विजन की, तो इंफ्रारेड के अंदर आपके पास 3 सीरीज आती है। कौन कौन सी आती है बेटा, आपके पास पास्कन आती है और उसके अलावा जो आपके पास ब्रैकेट आती है और एक और जो है आपके पास आती है पी फंड सीरीज। तो इसको जो अपने पास आप लोग नोट कर लें। 98 एमसीक्यूज की बात करते हैं। इन लेजर द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मेटास्टेबल स्टेट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो बेटा मेटास्टेबल स्टेट के अंदर जो है जो लाइफ टाइम होती है वो 10 पावर -3 सेकंड के बराबर होती है। अगर वो यहाँ पर आपसे मेटास्टेबल की जगह पूछता एक्साइटिंग स्टेट, ठीक है, तो एक्साइटिंग स्टेट के अंदर जो है आपके पास 10 पावर -8 सेकंड होगा। तो आपके पास उस टाइम डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 99 एमसीक्यूज की बात करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपके पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, इस 23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको फाइंड क्या करना है, आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताना है। तो बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को आप लोग पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हो, ठीक है। इस केस में आपने क्या करना है, 23 को डिवाइड करवाना है, जो कि यहाँ पे आपके पास 2 गिवन है, ठीक है। इस 2 से आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 11.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। क्या आपके पास 2 क्या है, ये 2 आपके पास न्यूक्लियन है, ठीक है बेटा। तो आपके पास जो है ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 100 एमसीक्यूज की बात करते हैं। LMFBR ये किस चीज की एब्रीविएशन है, तो बेटा इसके अंदर आपके पास जो राइट आंसर है लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। तो आपके पास बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये तमाम एमसीक्यू समझ में आए होंगे। मैंने आपको जो है बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर जो है 100 एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं। इंशाल्लाह जो है आने वाले दिनों के अंदर जो है मैं मजीद वीडियोस अपलोड करूंगा ताकि जो है आपका राउंड 2 का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर हो सके। तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब नॉलेज पूल for more past paper solution and more videos.